चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर के अंदर आप फैक्टराइजेशन करेंगे नंबर्स का जो भी आपको गिवन होगा। अब वो नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली फैक्टर्स होते क्या हैं। देखिए, जैसे मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आया 6, तो 2 3 6 हो गया। इसी तरह अगर 1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 आया। तो यहाँ पर ये 6 लाने के लिए 2 इंटू 3 किया गया, तो ये जो 2 3 है ना, ये 6 के फैक्टर्स हैं। यहाँ भी 1 इंटू 6 किया तो 6 आया, तो 6 और 1 ये दोनों 6 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स वो दो नंबर होते हैं, 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, जिनका प्रोडक्ट करके हमारा नंबर आता है। ये पूरा डिवाइड करता है आपके किसी भी नंबर को। ये 6 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 3 6 हो गया, नीचे रिमाइंडर 0 बचा। तो जो भी नंबर आपका किसी नंबर को पूरा डिवाइड कर देता है वो उस नंबर का फैक्टर होता है। यहां पे जो 2 है ये 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 2 एक इसका फैक्टर हो गया। अब सबसे पहले है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पे है बिल्कुल एग्जैक्टली एक नंबर ले लेते हैं 30। मान लीजिए मेरे पास है 30 है, मुझे 30 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो 30 को मैं 1 से अगर कंप्लीटली डिवाइड कर देता हूं तो 1 इसका एक फैक्टर होगा। देखते हैं 1 से डिवाइड होगा तो पूरा 1 30 30 आएगा, तो यानी 1 इसका एक फैक्टर है। अब मैं 30 को डिवाइड करता हूं 2 से, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो यहां 15 आएगा, तो पूरा डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर बचा। तो 2 भी इसका एक फैक्टर है 30 का। अब मैं 30 को अगर डिवाइड करता हूं 3 से, तो 3 10 30 होता है, यहां भी रिमाइंडर 0 आया, तो 3 भी इसका एक फैक्टर है। अब 30 को मैं डिवाइड करता हूं 4 से, तो ये जाएगा नहीं, 5 से करता हूं। 30 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 6 30, ये भी पूरा चला गया, तो 5 भी इसका एक फैक्टर है। 30 को मैं डिवाइड करता हूं 6 से, तो 6 5 पूरा 30 होता है, यहां भी रिमाइंडर 0 है, तो 6 भी इसका एक फैक्टर है। अब 30 को मैं डिवाइड करता हूं 10 से, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 से ये नहीं होगा, 10 से होगा। 10 3 30 कंप्लीटली हुआ, रिमाइंडर 0, तो 10 भी इसका एक फैक्टर है। 10 के बाद ये 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 2 होता है 30, रिमाइंडर 0 आया, तो 15 भी इसका एक फैक्टर है। और 30 को मैं अगर 30 से डिवाइड करता हूं तो 30 1 30, रिमाइंडर आया 0, तो 30 भी इसका एक फैक्टर है। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये है फैक्टर्स ऑफ 30। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली फैक्टर्स होते क्या है। चलिए, नेचुरल नंबर भी हो सकता है। अब आते हैं सेकंड पे, फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनके फैक्टर्स कैसे पता चलते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होती है जिनमें आपके एक्स वाई जेड ए बी सी समथिंग ये लिखे होते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास 5xy, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो वैसे साफ साफ दिख रहा है कि 5 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई, यही इसके फैक्टर्स है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके ही तो ये आ रहा है। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, एक तो 5 है, एक x है और एक y है। अब इसी चीज को हम यहां डिवाइड करके भी प्रूफ कर सकते हैं। मैं 5xy को पहले 5 से डिवाइड करता हूं, तो 5 से 5 कट गया, xy आंसर आ गया, यानी 5 इस 5xy का एक फैक्टर है। इसी तरह मैं 5xy को अब x से डिवाइड करता हूं, तो x से x कट गया, आंसर पूरा आया 5y, इसलिए x इसका एक फैक्टर है। अब इसी 5xy को मैं y से डिवाइड करता हूं, तो y से y पूरा कटा, 5x आ गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, पूरा जब डिवाइड होता है और जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करता है वही उसके फैक्टर्स होते हैं। तो यहां 5xy के जो फैक्टर्स हुए 5x और y। चलिए, इसके बाद जो टॉपिक आता है ये आता है कि फैक्टराइजेशन करने के तरीके कितने होते हैं, यानी कि मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो पहला जो मेथड है वो है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसमें कुछ कॉमन निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है 2x + 4,
ये दो टर्म्स है, प्लस से इधर पहली, प्लस के इधर बाद में। इनको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं, तो 2x को तो मैं ज़्यादा खोल नहीं सकता, ये 2x ही रहेगा, लेकिन 4 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2। अभी ये दो टर्म्स दिख रही हैं आपको, इन दोनों के अंदर आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा और वो है 2। तो ये जो 2 है ना, यही इनके अंदर कॉमन है। इस कॉमन को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब यहां से पहली टर्म में से क्या बचा, 2 बाहर आ गया तो x बच गया, प्लस का प्लस, एक 2 यहां बाहर आ गया तो एक 2 बच गया। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन ये कंप्लीट हो गया। जब भी आपको कोई टर्म्स दे रखी होती हैं तो उन टर्म्स के अंदर में से वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो सबकी टर्म्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो कॉमन आ रही हो वो बाहर निकल जाती है और बाकी फिर जो बच जाती हैं उनको हम कॉपी कर देते हैं। तो ये पहला तरीका है कॉमन निकालकर फैक्टराइजेशन करने का। दूसरा तरीका देखिए, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। एक एग्जांपल से समझाऊंगा इसे। 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। अभी मैंने ऊपर बताया कि जितनी भी टर्म्स हो आपके पास उन सब में से कुछ कॉमन आ जाए तो आपका कॉमन फैक्टर वाला तरीका लग जाता है। लेकिन यहां पे दिख रही है आपको 4 टर्म्स हैं, लेकिन इन चारों के चारों टर्म्स के अंदर कोई एक नंबर कॉमन नहीं आ रहा। पहली 2 टर्म्स के अंदर मुझे दिख रहा है कि 2 कॉमन हो सकता है और y भी दोनों में है। अगली 2 टर्म्स में मुझे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो क्या करूंगा, मैं इनको रीग्रुपिंग कर लूंगा। मैं ये एज्यूम कर लूंगा कि मेरा सम सिर्फ इतना है, इसको भूल जाऊंगा। तो इन दोनों में से मैं कॉमन निकालूंगा। दोनों में मुझे 2 दिख रहा है, 2 निकाल लेते हैं। दोनों में y कॉमन है, y निकाल लिया। अब पहली टर्म में से बच गया यहां पर x और यहां पर 2 और y दोनों ही बाहर आ गए, तो कुछ नहीं बचा। तो क्या बचा, फिर 1 बचेगा, क्योंकि 2y को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही तो आएगा यहां पे। तो ये 1 बच गया। अब इसको भूल जाते हैं। अब आगे देखिए, इन दोनों टर्म्स के अंदर मुझे 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं 3 कॉमन ले लूंगा। यहां से फर्स्ट टर्म में से x बच गया, प्लस का प्लस, और यहां पे 3 है ना, और 3 बाहर आ गया, तो यानी 3 1 3 होता है। जब कुछ भी नहीं बचता है तो 1 होता है। बच्चे कभी कंफ्यूजन ना करें इस चीज का, क्योंकि फैक्टर्स है ना ये 3 मल्टीप्लाई 1, 3 और 1 इसके फैक्टर्स है। 3 बाहर आ गया तो 1 तो फिर भी बचा ना, तो 1 बच गया यहां पे। अभी आपको यहां पे 4 टर्म्स से 2 टर्म्स बन गई। देखिए पहले 1 2 3 4 टर्म्स थी। अब इतना ये प्रोडक्ट, इतना ये प्रोडक्ट, बीच में प्लस, तो 2 टर्म बन गई। अब इन 2 टर्म्स के अंदर आप देख रहे होंगे कि x प्लस 1 यहां भी है और x प्लस 1 यहां भी है। तो इन दोनों में से x प्लस 1 अब कॉमन आ जाएगा। तो x प्लस 1 आ गया कॉमन, और यहां से पहली वाली टर्म में से बच गया 2y प्लस का प्लस, और यहां से बच गया ये 3। तो ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। तो ये तरीका आपका तब अप्लाई होता है जब आपके सारी की सारी टर्म्स के अंदर कोई एक चीज कॉमन नहीं आ रही होती है। तो 2 में से कॉमन निकालकर इस तरह से रिग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन हो जाता है। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। यह है फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज से मतलब आप जानते हैं, आइडेंटिटीज मतलब वो जो फॉर्मूले होते हैं। पहली आइडेंटिटी देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी एक्सपेंशन होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी जो क्वेश्चन होगा आपका, एक एग्जांपल से समझेंगे इसे। मान लीजिए ये है x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 16। क्वेश्चन को देखते ही ना आपको ये पहचान हो जाएगी कि इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। पहली जो टर्म है ये स्क्वायर है, x स्क्वायर है, और जो लास्ट टर्म है ना ये 16 है। यहां पर कोई स्क्वायर नंबर ही होगा। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 इंटू 4 का स्क्वायर होता है। तो यहां पे स्क्वायर है, यहां पे स्क्वायर है, और बीच में प्लस है। तो आप पहचान जाएंगे कि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है। अब इसे करेंगे कैसे, x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है, ये x का होल स्क्वायर होता है, और यहां 16 मैंने बताया 4 का होल स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 4 का होल स्क्वायर। अब बीच में क्या लिखना है, a और b मेरे यही तो हो गए जो ब्रैकेट के अंदर है ना, यही a और b है, और 2 का 2, तो प्लस
2, ए की जगह पे x हो गया है और b की जगह पे 4 हो गया है। अभी मल्टीप्लाई करके देखेंगे ना तो ये 8x ही आ रहा है, 4 2 जार 8 और 1x। तो इसको मैंने ऐसे एक्सपेंशन में करके ए और बी पता चला लिए। जब ए और बी पता चल गए तो यानी कि अब इसके जो फैक्टर्स है वो ये हो जाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पे a मेरा x है और b मेरा 4 है। तो ये इस तरह से इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसे मैं 2 बार भी लिख सकता हूं, ये स्क्वायर लिखा हुआ है ना, होल स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं x प्लस 4 और x प्लस 4। तो इसके ये 2 फैक्टर्स बन गए। सेकेंड आइडेंटिटी देखिए, सेकेंड आइडेंटिटी माइनस वाली होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी एक्सपेंशन बिल्कुल सेम यही होती है, बस यहां प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4y का होल स्क्वायर, सॉरी 4y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अभी यहां मैंने देखा कि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और y पे तो स्क्वायर लगा ही हुआ है, तो ये बन जाएगा 2y का होल स्क्वायर। और 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये मेरे a और b पता चल गया मेरे को। अब बीच में क्योंकि माइनस है तो -2 आएगा और a की जगह पे और b की जगह पे ये आ जाएंगे 2y और ये 3। तो अब a और b तो मुझे पता चली गया और मुझे पता है कि बीच में माइनस का है, तो ये वाला आइडेंटिटी इसमें यूज हो जाएगी, यानी इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो a माइनस बी, यहां पर a 2y है और b है यहां पर 3, इसका होल स्क्वायर है ये। इसे मैं 2 बार भी लिख सकता हूं क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है, 2y माइनस 3, 2y माइनस 3। तीसरी आइडेंटिटी देखते हैं। तीसरी जो आइडेंटिटी होती है ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये थर्ड आइडेंटिटी होती है। अब इसमें जो क्वेश्चन आएगा ना आपका वो इस तरह का होगा, वो इस फॉर्म में होगा। आपके आंसर जो फैक्टर्स आएंगे वो इस फॉर्म में आएंगे। फॉर एग्जांपल 49p स्क्वायर और माइनस 36। तो यहां देखते पता चल रहा है कि 49 जो है ना वो 7 का स्क्वायर होता है और p पे स्क्वायर लगा ही हुआ है, तो ये जो वैल्यू है ना ये 7p का होल स्क्वायर है। माइनस 36 होता है 6 का स्क्वायर, ये वैल्यू 6 का स्क्वायर है, 6 6 36 होता है। अब ये देखिए इस फॉर्म को इससे कंपेयर करिए, यहां पर अंदर अंदर 7p है और यहां पे 6 है, इनके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो 7p तो हो गया a और 6 हो गया b। अब जब इसको हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो एक बार इन्हें प्लस कर देंगे ब्रैकेट में, एक बार माइनस कर देंगे। इस तरह से 7p प्लस 6, 7p माइनस 6, ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो ये तीसरी आइडेंटिटी है। अब आती है चौथी जो टाइप है ना आपकी, उसमें आइडेंटिटी कोई लगती नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। इस क्वेश्चन की जो पहचान होती है वो इस तरह होगी। एक एग्जांपल देखिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए दिखने में ये क्या लग रहा है, दिखने में ये लग रहा है कि यहां पे स्क्वायर है तो इस और बीच में प्लस है, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लग जाएगी। लेकिन जब आप यहां देखेंगे ना इसके थर्ड नंबर को, थर्ड टर्म को, तो देखेंगे कि जो 6 है ये तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो इसकी पहचान इसी तरह से हो जाएगी कि इसमें तो आगे तो स्क्वायर होगा लेकिन यहां पे स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म यानी बीच वाली टर्म को तोड़कर फिर इसको फैक्टराइज किया जाता है। अब करने के स्टेप्स जरा देखना। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर के पास में यहां इसका कोफिशिएंट है, यहां तो कुछ नहीं है ना, तो वो 1 है, और जो यहां पे लास्ट में एक कांस्टेंट बोला जाता है जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ नंबर होता है, इसको लेकर इनका करेंगे हम प्रोडक्ट। तो ये आया 6। अब 6 के करेंगे हम फैक्टर्स। 6 के फैक्टर्स कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 1 आ गया। अब 2, 3 और 1 ये इसके फैक्टर्स हो गए। इन फैक्टर्स को यूज करके मुझे ऐसे 2 नंबर बनाने हैं ताकि जिनका प्रोडक्ट तो आए 6 ही,
लेकिन उन्हें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके वो आ जाए जो बीच में लिखा हुआ है, यानी कि प्लस का 5 आ जाए। तो मैं यहां पे देखता हूं कि 2 3 6 हो गया, और 2 और 3 को मैं प्लस कर दूं, अगर 2 + 3 कर दूं तो वो 5 भी हो गया। तो 2 और 3 को मैं यहां पे लिखूंगा, इस 5 की जगह पे 5x की जगह पे मैं 2x + 3x लिखूंगा। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। तो 2x + 3x। अब यहां स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इस 5x की जगह पे तोड़ के 2x + 3x लिखा है। अब यहां जो क्वेश्चन बन गया ना आपका, ये एग्जैक्टली वही बन गया, रीग्रुपिंग वाला। यहां से रीग्रुपिंग, अभी जो आपने पीछे किया ना 4 नंबर थे जिनमें 2 में कुछ कॉमन था और 2 में कुछ कॉमन था, यहां पे रीग्रुपिंग का मेथड लग जाएगा। तो पहले जो 2 नंबर है इनमें देखिए x कॉमन आ रहा है, यहां से x बाहर निकल गया, तो फर्स्ट टर्म में से एक x बच गया, प्लस का प्लस, x बाहर आ गया तो यहां 2 बच गया। अगली 2 टर्म्स में देखें, 3 1 = 3 और 3 2 = 6, तो दोनों में 3 तो है, 3 कॉमन बाहर आ गया, यहां से x बच गया, प्लस और 6 होता है 3 2 = तो यहां पे 2 आ गया। ये 4 टर्म से आपकी 2 टर्म बन गई। हमेशा याद रखना कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आएंगे ना, ये हमेशा सेम होंगे। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो समझ जाना कि क्वेश्चन गलत है। बस अब आपको दिख रहा है कि दोनों के दोनों यहां पर x + 2 कॉमन आ रहा है, और यहां पहली टर्म में से बच गया x, प्लस का प्लस, और यहां बच गया ये 3। इस तरह से स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो ये बेसिकली आपके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। इसमें इसी तरह के फैक्टराइजेशन है, इनसे अलग और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आने वाली वीडियोस में क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।